भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, भारत से बड़ी डील हो सकती है। रूस भारत को Su-57 ऑफर कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कई विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो अमेरिका और नाटो दुनिया में पहले युद्ध क्रिएट करते हैं, फिर हथियारों की बात करते हैं या दूसरे देश को डराते हैं कि ये हथियार ले लो, तुम्हारी सुरक्षा होगी। आप देख लीजिए कि कैसे सीरिया, यमन, इजराइल, ईरान, इराक में क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ भारत किसी तीसरे देश से हथियार ना ले, इसके लिए परेशान भी किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत अमेरिका के साथ रहे और गलत और सही हर एक चीज ले और कुछ ना बोले। जैसा सऊदी अरब वाले अमेरिका से कुछ भी सामान लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। बस इसी से अमेरिका और भारत में जंग चल रही है। आप देख लीजिए कैसे अपना हथियार F-35 बेचने के लिए भारत पर खूब अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन आखिरकार भारत ने फ्रांस से राफेल ले लिया, जिससे पेंटागन काफी नाराज हुआ। इसके साथ ही साथ भारत को अमेरिका ने धमकी दी कि अगर भारत ने S-400 लिया तो अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन भारत एक कदम आगे बढ़ते हुए धमकी को दरकिनार करते हुए S-500 लेने की बात कर रहा है। और अब तो भारत अपने आसमान की सुरक्षा के लिए एक नया बादशाह उतारने की बात भी कर रहा है। नाम है Su-57। ये रूस का सबसे ताकतवर स्टील्थ फाइटर जेट है। अगर इसकी एंट्री भारत में हुई तो धमाका हो जाएगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए साफ चेतावनी होगी। रूसी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे और इसी दौरे में भारत से Su-57 डील पर बातचीत होगी। बाबुश्किन की माने तो रूस अपने कई आधुनिक हथियारों को यूक्रेन युद्ध में टेस्ट कर चुका है और उसमें Su-57 भी शामिल है। Su-57 ने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में खुद को साबित किया है। भारत चाहे तो इसे खरीद भी सकता है और भारत में इसका निर्माण भी संभव है। रोमन बाबुश्किन भारत का सपना है। भारत का सपना है कि AMCAE यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मगर हकीकत ये है कि MACA आसमान में उड़ने में अभी एक दशक बाकी है। HAL का खुद कहना है कि पहली उड़ान 2034-35 में होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे रूस और भारत मिलकर एक बार फिर अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं। वहीं एक और राजनीतिक जानकारी देते चले कि भारत की हथियार खरीदने की एक शर्त ये होती है कि जो भी हथियार खरीदेंगे वो हथियार भारत में बनेगा और उसकी टेक्निक देनी होगी। बस यही शर्त अमेरिका नहीं मानता है, लेकिन फ्रांस और रूस हमेशा से अपने हथियार बेचते समय टेक्निक भारत को देते हैं और अपना मिशन भारत में लॉन्च करते हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ये डील हुई तो अमेरिका से अपनी हार के तौर पर लेगा। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ये डील हुई तो अमेरिका इसे अपनी हार के तौर पर लेगा और फिर भारत पर एक्शन भी ले सकता है। लेकिन भारत ने ऐलान भी कर दिया है कि किसी भी देश के सामने भारत नहीं झुकेगा। जानकारों का यह भी कहना है कि जब तक भारत के पास खुद का स्टील्थ फाइटर जेट तैयार होगा, जिस स्टील्थ फाइटर की धौंस अमेरिका दुनिया को देता है, वो स्टील्थ फाइटर भारत के पास होगा। जानकारी देते चले कि आज का युग स्टील्थ फाइटर का है और पड़ोसी चीन के पास दो स्टील्थ फाइटर J-20 और J-35 अपने बेड़े में उतार चुका है और चीन से पाकिस्तान भी 40 J-35 खरीदने का करार कर चुका है। मतलब भारत के पास इंतजार करने का वक्त ही नहीं है। यही वजह है कि Su-57 पर बातचीत हो रही है और पड़ोसियों को देखकर लगता है कि अब भारत के आसमान में स्टील्थ फाइटर जेट उड़ने वाले हैं। दुनिया में स्टील्थ फाइटर जेट की लिस्ट में अमेरिका का F-22 रैप्टर पहले नंबर पर आता है, लेकिन भारत के दोस्त रूस का Su-57 दूसरे नंबर पर आता है। अब हम आपको बताते हैं कि Su-57 की खासियत क्या है। Su-57 की खासियतें जो वायुसेना को गेम चेंजर बना सकती हैं। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों में कामगार साबित होता है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड, रडार की पकड़ से बचने की क्षमता है। सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान, एडवांस
एवियोनिक्स व डॉगी फाइटर में डिमोनेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या खासियतें हैं इस विमान की और क्यों स्टील फाइटर के लिए दुनिया मरी जा रही है। यहां पर यह भी बताते चले, यहां पर आपको एक और नई जानकारी देते चले कि पिछले साल बेंगलुरु के एयर शो में रूस ने इसे भारत में प्रदर्शित किया था। तभी से वायुसेना और HAL इस पर गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कैसी हलचल है। देखना अब ये होगा कि आगे जब पुतिन आते हैं तो डील होती है या नहीं। लेकिन एक बार फिर अमेरिका को भारत ने चिढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। भारत रशिया की दोस्ती, भारत के सामने दो रास्ते हैं। रूस के पीछे 2-3 स्क्वाड्रन Su-57 खरीद ले या लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में ही इसका निर्माण करे। लेकिन इससे पहले दो नुकसान भी हैं। सीधे खरीद से भारत को तुरंत ताकत मिलेगी, जबकि लाइसेंस प्रोडक्शन से भारत की एयर स्पेस इंडस्ट्री को लंबा फायदा होगा। जहां चीन पाकिस्तान को J-35 सौंप रहा है, वहीं भारत अगर Su-57 पाता है तो दक्षिण एशिया का जियोपॉलिटिक्स बराबर रहेगा। इसको लेकर राजदूत बाबुश्किन ने कहा, Su-57 के साथ साथ S-400 और S-500 डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र किया। भारत पहले से S-400 का इस्तेमाल कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के फाइटर जेट को रोकने में S-400 ने जबरदस्त भूमिका भी निभाई थी। अब सोचिए, अगर S-400 के साथ भारत के पास स्टील फाइटर जेट भी मिल जाए तो आसमान में भारत की ताकत बढ़ जाएगी और एक भारत का आसमान अभेद किला बन जाएगा। ये डील सिर्फ डिफेंस की मजबूती नहीं होगी, बल्कि भू राजनीतिक मैसेज भी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में रूस को भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर की तलाश है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका को करारा तमाचा भारत रूस मिलकर मार रहे हैं। यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जयशंकर का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, जिसमें भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया और कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमें अधिकार है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं रहना है, और क्या करना है ये हम तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। Namaskar from the people of Bharat. We are gathered here 8 decades since the founding of this unique body. The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace, not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. Madam President, forces unleashed by history since the founding of the UN propelled this body forward. As decolonization advanced, the world began to return to its natural diversity. The membership of the United Nations quadrupled, and the organization's role and remit grew significantly. In the era of globalization, its agenda evolved even further. Development goals took center stage, even as climate change emerged as a shared priority. Trade acquired greater prominence, while food and health access were recognized as essential to global well-being. Where security was concerned, the UN undertook peacekeeping operations and promoted disarmament discussions. As a result, the UN became a natural platform to debate key global issues. Madam President, we must ask ourselves today, how has the UN lived up to expectations? And just look at the state of the world. There are 2 significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture.
On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? When a once-in-a-century pandemic hits us, we saw open discrimination in access to vaccines and to travel. Energy and food security have been the first casualties of conflict and disruption, especially since 2022. Better off societies insulated themselves by having the first call. The resource-stressed ones scrambled to survive, only to hear sanctimonious lectures thereafter. When it came to trade, non-market practices gamed rules and regimes. The resulting concentration exposed the world to leveraging. On top of that, we now see tariff volatility and uncertain market access. As a result, de-risking is a growing compulsion.